स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम शुरू करने जा रहे हैं एक और देवराज चौहान सीरीज की कहानी, जिसमें गोरखा भी है। गोरखा की कहानी इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि गोरखा हमारी यादों में अभी ताज़ा है। मैंने बहुत खोजा, मुझे केवल और अनिल मोहन जी के हाथों से लिखा हुआ मुझे मिला कि केवल 3 ही कहानियों में गोरखा है। आरडीएक्स की तरह शायद ये भी ज़्यादा लंबी नहीं चली है सीरीज, तो कोई नहीं। और गोरखा की वजह से ही एक बार फिर देवराज चौहान और जगमोहन खामखा एक खतरनाक मामले में फंस गए हैं, क्योंकि हमेशा की तरह गोरखा ही है मुसीबत की जड़। तो चलिए शुरू करते हैं देवराज चौहान सीरीज गोरखा। जगमोहन ने शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में कार रोकी और उतरकर सामने नजर आ रही दुकानों की तरफ बढ़ गया। हाथ में लिफाफा थाम रखा था। एक निगाह देखने पर महसूस हो जाता था कि लिफाफे में कुछ भारी सामान है। कुछ पलों बाद सीढ़ियां चढ़कर वो शॉपिंग सेंटर में प्रवेश हुआ और एक ज्वेलर की शॉप में प्रवेश कर गया। हीरे जवाहरातों और ज्वेलरी का वो बहुत बड़ा शोरूम था। भीतर ग्राहकों की, सेल्स गर्ल्स की चहल पहल नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला सा लगा हो। कृत्रिम प्रकाश से वहां का माहौल और भी रंगीन महसूस हो रहा था। उसी पल जगमोहन के पास होंठों पर मुस्कान समेटे एक सेल्स गर्ल आ पहुंची। आपका स्वागत है, वो मीठे स्वर में कह उठी। क्या खरीदने के इच्छुक हैं आप? ये बात आपसे इसलिए पूछी जा रही है कि आपको आपकी पसंद के काउंटर पर जावेरी भाई से मिलना है, जगमोहन कह उठा। सर से? दो पलों के लिए वो अचकचाई, लेकिन वो इस तरह किसी से नहीं मिलते। मुझसे मिलेंगे, बात हो चुकी है। आपका नाम? नाम की कोई जरूरत नहीं। सेल्स गर्ल ने गहरी निगाहों से जगमोहन को देखा, फिर हाथ में पकड़े लिफाफे को। आप इधर आइए। सेल्स गर्ल जगमोहन को लेकर एक काउंटर पर मौजूद इंटरकॉम पर पहुंची और रिसीवर उठाकर नंबर दबाते हुए दो पल के इंतजार के बाद बोली, सर, आपसे कोई साहब मिलना चाहते हैं। अपना नाम नहीं बता रहे हैं, कहते हैं आपसे बात हो चुकी है। सेल्स गर्ल के कानों में शांत स्वर पड़ा। बात कराओ। सेल्स गर्ल ने जगमोहन की तरफ रिसीवर बढ़ाया। जगमोहन ने बात की। जावेरी भाई, मैं, जगमोहन ने कहना चाहा। पहचाना? रिसीवर सेल्स गर्ल को दो। चंद पलों के बाद ही जगमोहन जावेरी भाई के केबिन में था। सेल्स गर्ल उसे वहां छोड़ गई थी। 60 वर्षीय जावेरी भाई ने मुस्कुराकर जगमोहन का स्वागत किया। स्वागत के रस्म के दौरान ही जगमोहन कुर्सी पर बैठ गया। देवराज चौहान ने कहा था कि जगमोहन आएगा, और जगमोहन ने हाथ में थाम रखा लिफाफा उसकी तरफ टेबल पर सरका दिया। जावेरी भाई उसी पल जल्दी से उठा और आगे बढ़कर दरवाजा भीतर से बंद करके फिर वापस कुर्सी पर बैठता हुआ मुस्कुराकर बोला, हर तरफ से सीक्रेट रखना पड़ता है। जमाना इतना खराब है कि चपरासी भी जासूसी करते हैं। कहते हुए उसने लिफाफा टेबल पर उल्टा तो उसमें से हीरे जवाहरात बाहर निकलकर जगमगा उठे। जावेरी भाई की आंखें चमक उठी। जगमोहन मुस्कुराया। ये रत्न तो बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, सौदा बढ़िया रहेगा, जावेरी भाई ने कहा। देवराज चौहान ने कहा था कि हीरे जवाहरात बहुत कीमती हैं। हाँ, वो तो ठीक ही कहा था, जावेरी भाई रत्नों पर हाथ फेरता हुआ कह उठा। कितने के हैं ये? रखना पड़ेगा हीरों को, जावेरी भाई मुस्कुराया। 1 घंटा लगेगा। लगा ले। क्या? 1 घंटा लगा ले, हीरे जवाहरात को परख ले। जाने से पहले मुझे कीमत बता दे। अभी कहाँ, रात को देखूंगा।
देवराज चौहान को मुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। जावेरी भाई ने जगमोहन को घूरा। तू मुझे बेईमान कहता है? मैंने ऐसा कब कहा? देख, देवराज चौहान से मेरा बहुत पुराना संबंध है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। तू मुझे बेईमान? जगमोहन उठ खड़ा हुआ। जाता कहाँ है? कहते कहते जावेरी भाई ठिठका। फिर टेबल की दराज बाहर खींचकर उसमें रखी बिस्कुट की प्लेट निकालकर टेबल पर रखी। बिस्कुट खा, मैं चाय। अब मेरी उम्र बिस्कुट खाने की नहीं है, नोट खाने की है, समझा क्या? हाँ, जावेरी भाई ने सिर हिलाया। समझ गया। तेरी आदत कभी नहीं बदलेगी। तू नोट ही खाता रहेगा, कभी बिस्कुट नहीं खाएगा। नोट लेने कब आऊं? देवराज चौहान को फोन कर दूंगा। जगमोहन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर लगी सिटकरी खोली। एक बिस्कुट तो खा लेता। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर जावेरी भाई को देखा। जावेरी भाई ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन बाहर निकल गया। ठीक इसी वक्त बाहर पार्किंग में गोरखा ने पार्किंग में वहां ही कार रोकी थी जहां जगमोहन ने कार खड़ी की थी। गोरखा का वहां पहुंचना महज इत्तेफाक ही था। वो कार से बाहर निकला, कार लॉक की, सिगरेट निकालकर सुलगाई और कश लेते हुए दुकानों की तरफ बढ़ गया। अभी मात्र 3-4 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि एक तरफ से गोली की भांति एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उससे टकराया। गोरखा के पांव उखड़ गए। वो नीचे गिरा और लुढ़कनिया खाता चला गया। कार की चाबियां हाथ से छूट गई। सिगरेट जाने कहाँ गिर गई। चंद क्षणों के लिए उसका सिर घूम सा गया। उसने इतना ही देखा कि उससे टकराने वाला सफेद की कमीज पहने कोई व्यक्ति था और उसकी तरह वो भी नेपाली मूल का ही था। वो भागता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। खास बात तो ये भी थी कि गोरखा ने भी सफेद कमीज पहनी हुई थी। उसका नेपाली मूल का होना और सफेद कमीज पहनना उसके लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अभी वो संभल कर खड़ा ही हुआ था कि पीछे से भागते कुछ लोग आए। साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। वो सब गुस्से में लग रहे थे। देखते ही देखते वो सब गोरखा पर टूट पड़े और गोरखा उनसे बचने की चेष्टा करते हुए सोच रहा था कि ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं। बस करो, एक व्यक्ति चीखा। जान ही ले लोगे क्या? मर जाएगा। लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी वहां। क्या हुआ? क्या हुआ? एक औरत के गले से सोने की चेन खींचकर भाग रहा था, किसी ने बताया। तभी सामने 2 पुलिस वाले आ गए तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया और भाग निकला, लेकिन पकड़ा गया। ओह, अरे बस भी करो, मर जाएगा। 5-7 लोगों ने किसी तरह मारने वालों को पीछे किया। गोरखा बुरे हाल नीचे पड़ा दर्द भरी सांसें ले रहा था। भीड़ ने घेर घेर रखा था उसे। दोनों पुलिस वाले भी गुस्से में लग रहे थे कि उन्हें धक्का देकर गिराकर भाग निकला था। उनमें से एक था सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी और दूसरा था कांस्टेबल रंजीत सिंह। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी तो जैसे हर वक्त दुनिया पर खार खाए रहता था। आराम की जुबान तो बोलता ही नहीं था। सप्ताह भर पहले ही नए थाने में ट्रांसफर करके भेजा गया था। पहले थाने में वो सिर्फ 4 महीने ही बिता सका था। वजह रही ट्रांसफर की कि एक चोर को लॉकअप में बंद करके इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक्शन हुआ और वार्निंग के साथ गोपाल तिवारी को ट्रांसफर कर दिया गया। नीचे पड़े गोरखा को देखकर गुर्राते सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी कह उठा। रंजीत, लगा साले को हथकड़ी। थाने ले जाकर बाकी बात करते हैं। जी। सिर के बाल पकड़कर खींचते हुए ले चलना। जी बिल्कुल, ऐसा ही करूंगा। तभी गोरखा हल्की सी कराह के साथ सीधा हुआ। लेकिन मैंने किया क्या है? गोरखा के होठों से पीड़ा भरी स्वर निकला। साला पूछता है मैंने क्या किया है। सुना रंजीत सिंह? सब सुन रहा हूं। तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति चीख कर कह उठा।
सोने की चेन उस औरत के गले से खींचकर भागा है और पूछता है कि मैंने क्या किया है। वो वो मैं नहीं था। वो कर लो बात, एक दूसरा व्यक्ति कह उठा। देखो तो कैसा सफेद झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, गोरखा ने कहना चाहा। तभी कांस्टेबल रंजीत सिंह कमर में फंसी हथकड़ी निकाल कर कह उठा। बहुत दौड़ाया साले ने। गोरखा के हाथों में हथकड़ी डाली जाने लगी। गोरखा समझ गया कि खामखा फंस गया। जो भागता व्यक्ति उससे टकराया था उसने भी सफेद कमीज पहन रखी थी और इत्तेफाक से वो भी नेपाली मूल का था। वो तो भाग गया और गलती से गोरखा इनके हाथ आ गया और उसे पहचानने में गलती करते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली गई। ठुकाई भी हुई और हथकड़ी भी डाल दी गई। वो मैं नहीं हूं। मैं मिलिट्री का रिटायर्ड कैप्टन महेश कुमार गुरंग हूं। और सर सुना, ये इसकी बकवास पर ध्यान मत दे। इस वक्त ये अपने आप को जनरल भी कहेगा, फिर किसी नेता का नाम लेकर बोलेगा कि उसका रिश्तेदार हूं। ऊंची पहुंचों की दुहाई देगा और उसके बाद हवा निकले गुब्बारे की तरह शांत बैठ जाएगा। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी खार खाए लहजे में कह उठा। यही वो वक्त था जब जगमोहन माजरा समझते हुए भीड़ में से आगे आया, परंतु सामने मौजूद गोरखा का हाल देखते ही चौंका। मालूम किया मामला क्या है। इंस्पेक्टर साहब, सारा मामला जानकर जगमोहन कह उठा। ये अब क्या कह रहे हैं? ये तो मिलिट्री का कैप्टन है और अब नौकरी छोड़ चुका है। इज्जतदार नागरिक है ये। गोपाल तिवारी ने जगमोहन को सिर से पांव तक देखते हुए घूरा। तुम जानते हो इसे? हाँ। क्या नाम है इसका? महेश कुमार गुरंग। सब इंस्पेक्टर तिवारी ने दांत भींचकर जगमोहन को देखा। सर, कांस्टेबल रंजीत जगमोहन को देखते ही बोला। तगड़ा गैंग लगता है इनका। एक फंसा तो दूसरा फौरन इसे बचाने आ गया। हम्म। खा जाने वाले अंदाज में गोपाल तिवारी जगमोहन को देखते ही कह उठा। छोड़ दे इसे, ये शरीफ आदमी है। जगमोहन बोला, इसकी जमानत मैं देता हूं। सर जी, इनका गैंग बहुत मजबूत लगता है। लगाऊं हथकड़ी? लगा दे। हमने अपनी आंखों से इस व्यक्ति को औरत के गले से चेन खींचकर भागते देखा और जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो हमें भी गिराकर भाग गया। आंखें देखो, आंखें आंखों देखे गवाह हैं हमारे पास। लगाऊं हथकड़ी? कांस्टेबल रंजीत सिंह पुनः बोला। लगा दे। मेरी बेल्ट में फंसी दूसरी हथकड़ी निकाल। कांस्टेबल रंजीत सिंह ने तुरंत उसकी बेल्ट में फंसी हथकड़ी निकाली। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। उसे पुलिस वालों के इरादे ठीक नहीं लगे। तू कब से जानता है इसे? कांस्टेबल हाथ में हथकड़ी थामे जगमोहन की तरफ बढ़ा। मैं? जगमोहन को लगा वो मुसीबत में फंसने जा रहा। तेरे से ही पूछ रहा हूं, क्या तू भी मिलिट्री में ही था? कांस्टेबल जगमोहन के पास पहुंचकर ठिठका। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। मुझे इस मामले में क्यों लपेट रहा है? जगमोहन धीमे स्वर में बोला। मैं तुम्हारे खतरनाक गैंग को पहचान गया हूं। तुम। जगमोहन ने पलटना चाहा कि सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी की कठोर आवाज उसके कानों में पड़ी। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना। जगमोहन ने सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी को देखा। उसने रिवॉल्वर निकाल ली थी। कांस्टेबल रंजीत सिंह ने उसकी कलाई में हथकड़ी डाल दी। क्यों पाप कर रहे हो? मैं निर्दोष हूं। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। सर। कांस्टेबल रंजीत सिंह ने गर्दन घुमाकर गोपाल तिवारी को देखकर कहा। गाली दे रहा है? थाने चलकर गाय वाली भाषा बोलेगा, सारी हेंकड़ी निकल जाएगी। चलें सर? घसीट के ले चल। अगला दृश्य। जगमोहन पुलिस स्टेशन के एक लॉकअप में बैठा हुआ था। कांस्टेबल रंजीत सिंह कुछ देर पहले ही उसकी ठुकाई करके गया था। क्योंकि थाने के भीतर का मामला था इसलिए वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता था। मन ही मन यही सोच रहा था कि क्या वो गोरखा को बचाने के लिए आ गया, कि क्यों वो गोरखा को बचाने के लिए आगे आया।
बीच में ना आता तो पुलिस उसकी तरफ देखती भी नहीं। साथ वाले लॉकअप में गोरखा था। बीच में दीवार होने की वजह से वो वहां का मामला देख नहीं पा रहा था, परंतु उधर से आती आवाजें स्पष्ट तौर पर सुन रहा था। गोरखा की भी खांसी ठुकाई हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी लॉकअप में ही कुर्सी रखे बैठा था। चेहरे पर हमेशा की तरह खुंदक के भाव उभरे हुए थे। पास में खड़ा कांस्टेबल रंजीत सिंह रह रहकर गोरखा पर हाथ जमा देता था। एक तरफ डंडा भी रखा था, कभी कभी उसका इस्तेमाल भी कर लेता था। गोरखा बार बार यही कह रहा था कि उसने किसी के गले से सोने की चेन नहीं झपटी। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, परंतु उसकी बात कौन मानता। मैं इज्जतदार मिलिट्री का रिटायर्ड कैप्टन हूं, गोरखा खींच कर बोला। ये तो आंखें दिखाता है। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी के माथे पर बाल उभरे। पुराना अपराधी लगता है, घिसा हुआ है। वही, गोरखा को घूरते सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी ने गर्दन हिलाई। गोरखा ने दांत पीसकर गोपाल तिवारी को घूरा। इसके इरादे तो ठीक नहीं लगते। इरादे तो मैं ठीक कर दूंगा, गोपाल तिवारी गुर्राया। बोल, आज तक तूने कहाँ कहाँ चोरी छीना झपटी और चाकूबाजी की है? कौन कौन से थाने में गिरफ्तार हुआ है, सब बता। गोरखा उसी तरह दांत भीचे उसे घूरता रहा। सर जी, मुंह खोलने का इरादा नहीं लगता, रंजीत सिंह बोला। बोलेगा। गोरखा के लिए ये हालात मामूली थे। यहाँ से निकल जाना उसके लिए मामूली बात थी, परंतु भागने की कोशिश में वो पुलिस वालों की जान माल का नुकसान नहीं करना चाहता था। वो किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि चुपके से यहाँ निकल जाए। जाने क्यों ये पुलिस वाले उसकी बात को सच नहीं मान रहे थे कि वो रिटायर्ड मिलिट्री का कैप्टन है। माना कि तुम मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन हो, सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी कह उठा। ऐसे में तो तुम्हें और भी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि इतने बड़े ओहदे से रिटायर होकर झपटमारी कर रहे। मैंने कुछ नहीं किया। फिर सफेद झूठ, रंजीत सिंह बोल उठा। कहाँ रहता है तू, गोपाल तिवारी ने पूछा। गोरखा ने अपने घर का पता बताया। गोपाल तिवारी ने रंजीत सिंह को देखा। पता सुना तूने? हाँ, कहता है इसका अपना मकान है। मुझे तो इसकी हैसियत मकान खरीदने की लगती नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। साथ ले इसे, गोपाल तिवारी कड़वे स्वर में बोला। इसके घर चलते हैं। वहां क्या करेंगे? ये तो अकेला रहता है। आसपास रहने वाले लोगों से इसके बारे में पूछताछ करेंगे। उससे क्या होगा? मुझे तो यह खतरनाक अपराधी लगता है। देखा नहीं कितना सख्त है। पुलिस की मार के आगे भूत भी भागते हैं, लेकिन इसके चेहरे पर डर की एक शिकन भी नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। गोपाल तिवारी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रंजीत सिंह ने एक तरफ पड़ी हथकड़ी उठाई तो गोरखा कठोर स्वर में कह उठा। मैं हथकड़ी लगाकर अपने मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। क्यों? इज्जतदार आदमी हूं मैं। अभी मेरा अपराध साबित नहीं हुआ कि मुझे हथकड़ी लगाकर। सुना सर जी, मत लगा इसे हथकड़ी। लेकिन मैं तेरे को अभी माल खाने से रिवॉल्वर निकाल कर देता हूं। जब भी ये भागने या चालाकी करने की चेष्टा करे, गोली मार देना। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी ने खार खाए स्वर में कहा। यह बढ़िया रहेगा, रंजीत सिंह ने सिर हिलाया। सर जी, हमारे पास गवाह हैं। चालान काट कर इसे सुबह कोर्ट में पेश करते हैं। इसके घर जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है ये कोई बड़ा अपराधी है। इसके घर पर चोरी का माल अवश्य मिलेगा। ये ठीक कहा आपने। इसी पल गोरखा की आंखें फैल गई। उसे ध्यान आया कि घर पर 60 लाख के हीरे और 20 लाख नकद पड़ा है। अगर इन पुलिस वालों ने वो माल घर से बरामद कर लिया तो लंबा नपेगा। बता भी नहीं पाएगा कि वो पैसा कहां से आया। बता दिया तो सारी उम्र ही जेल में कटेगी। एकाएक गोरखा कह उठा।
ठीक है। मैंने झपटमारी की। उस महिला के गले से सोने की चेन खींची। देखा सर जी, अब इसकी अकड़ झाग की तरह बैठ रही है। रंजीत सिंह बोल उठा। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी आंखें सिकोड़े उसे घूरने लगा। मुझे पैसे की जरूरत थी, गोरखा बोला। मैं मिलिट्री का रिटायर्ड कैप्टन हूं। बेरोजगारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि पेट भरने के लिए मैं इस तरह पैसे बनाऊं। गोपाल तिवारी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। क्या हुआ? रंजीत सिंह ने पूछा। ये हमें बेवकूफ समझ रहा है। वो कैसे सर? पहले ही अपना अपराध नहीं कबूल रहा था। जब इसके घर जाकर तलाशी की बात आई तो फौरन तैयार हो गया कि इसने अपराध किया है। समझा? इसी बात से। रंजीत सिंह ने इनकार में सिर हिलाया। इसके घर पर तगड़ा माल पड़ा है और ये नहीं चाहता कि हम तलाशी लें। ओह, ले चल साथ में, देखते हैं कि क्या मिलता है इसके घर से। तभी बगल वाले लॉकअप से जगमोहन की आवाज आई। मुझे तो छोड़ दो। गोपाल तिवारी वहां से निकलकर जगमोहन वाले लॉकअप के बाहर पहुंचा। भीतर उखड़ा सा बैठा जगमोहन दिखा। मुझे तो छोड़ दो। नाम क्या है तेरा? जगमोहन पल भर के लिए रुका। कहाँ रहता है? गोपाल तिवारी ने पुनः पूछा। फुटपाथ पर, रामलाल नाम है मेरा। गोपाल तिवारी के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। जब डंडा चढ़ेगा तो सच बोलेगा। पहले तेरे साथी को देख लूं, फिर तेरे को देखूंगा। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी कांस्टेबल रंजीत सिंह और साथ में अन्य 3 पुलिस वाले गोरखा को साथ लिए उसके घर पहुंचे। गोरखा मनी मन बहुत परेशान था कि घर से 60 लाख के हीरे और 20 लाख नकद मिलने पर उसकी क्या हालत हो जाएगी। पैसा भी जाएगा और जेल में भी पहुंच जाएगा। खोल दरवाजा, गोपाल तिवारी ने उसे घूर कर कहा, नहीं तो तोड़ देंगे। गोरखा ने जेब से चाबी निकाली और पास खड़े रंजीत सिंह से बोला, तुम लोग पागल हो। क्या? हमें पागल कहता है? मुंह मत फाड़, पहले मेरी बात सुन। गोरखा ने दांत भींचे। कांस्टेबल रंजीत सिंह ने उसे देखा। खा पीकर बात खत्म करो। खा पीकर? आज तो पेट भर का खाया हमने। कांस्टेबल रंजीत सिंह धीमे स्वर में बोला, बेवक्त हम कुछ नहीं खाते। तू बेकार की बातों में। मैं नोटों को खाने की बात कर रहा हूं। नोटों को? रंजीत सिंह संभला। हाँ, नोट बेवक्त हर वक्त, पेट भरा हो तब भी खाए जाते हैं। नोटों की भूख खत्म नहीं होती। रंजीत सिंह ने सक पकाकर इधर उधर देखा। पुलिस वालों का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। तू नोट खिलाएगा? हाँ। ताला खोल। तभी 3 कदम दूर खड़ा गोपाल तिवारी कह उठा, क्या बातें कर रहे हो? नोट खा रहा हूं, रंजीत सिंह के होठों से निकला। क्या? जल्दी खोल, मेरा मुंह क्या देखता है? रंजीत सिंह ने गोरखा को घुड़की दी। गोरखा जल्दी से ताला खोलने लगा। नोट कहाँ है? रंजीत सिंह उसके कान में फुसफुसाया। भीतर। कितने हैं? बहुत। बहुत की गिनती? 80 लाख। मारेगा क्या? इतने ज्यादा? तीनों बांट लेते हैं, मैं, तू और वो पागल इंस्पेक्टर। गोरखा ने बहुत खराब मन से कहा। बढ़िया रहेगा। तो बात कर। कर तो रहा हूं। अबे उस पागल इंस्पेक्टर से बात कर, वो मान जाएगा। क्यों नहीं मानेगा? भूख तो उसे भी लगती है। वैसे तेरा गैंग है तगड़ा, 80 लाख घर में रखा है। साले क्यों जले पर नमक छिड़कता है? गोरखा खा जाने वाले स्वर में बोला। दरवाजा खुल गया। एक एक करके वो भीतर प्रवेश कर गए।
रंजीत सिंह गोपाल तिवारी को कमरे के कोने में ले गया। सर जी, नई खबर है। क्या? 80 लाख का माल है यहाँ? यहाँ? गोपाल तिवारी के चेहरे पर गुड्डमुड भाव उभरे। हाँ, गोरखा ने बताया है। वो कहता है तीनों बांट लेते हैं। रंजीत सिंह ने बोला। तीनों? तीनों कौन? मैं, आप और गोरखा। तू? तू क्या करेगा? मुझे भी तो भूख लगती है सर जी, रंजीत सिंह सकपकाकर बोला। मेरा भी परिवार है। वो सच कह रहा है? ऐसे मौके पर तो वो सच ही बोलेगा। 80 लाख होने की बात कह रहा है वो। गोपाल तिवारी ने गोरखा पर निगाह मारी। रंजीत सिंह ने सर मिलाया। अगर मिले तो 75 मेरे, 5 तेरे। सिर्फ 5? ज्यादा है? कम है? ये तो कुछ भी ना हुआ। 5 मेरे और 75 आपके, ये तो। ठीक है, 10 तेरे। अब पेट को खाली करके भूख मत बढ़ाना वरना। ठीक है, 10 तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो गोरखा को भी तो कुछ देना पड़ेगा। उसे जेल में डालो, केस बनाकर साले को उलझा दो। यहाँ से लाख रुपया बरामद दिखा देंगे कि चोरी का माल घर से मिला है। कानूनी पचड़ों में फंसकर इसे होश ही नहीं आनी। लेकिन गोरखा से माल लेकर उसे जेल में डालना ठीक होगा? सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। हमारा वो कौन सा रिश्तेदार है जो दोबारा उसका मुंह देखना है? मतलब कि बेशर्म बन जाए? समझा। वो लोगों को बताएगा कि हमने उससे लाखों रुपया लिया। कौन मानेगा? कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। सुनने वाले सोचेंगे कि अगर इतना पैसा हमने लिया होता तो अवश्य इसे छोड़ देते। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी बोला और गोरखा की तरफ बढ़ गया। गोरखा गोपाल तिवारी को ही देख रहा था। तुम तीनों, गोपाल तिवारी अन्य पुलिस वालों से बोला, बाहर नजर रखो। तीनों बाहर निकल गए। कहाँ है नोट? गोपाल तिवारी ने गोरखा से पूछा। वो तो मैं दे ही दूंगा, गोरखा गंभीर स्वर में बोला। मेरे पास 80 लाख की दौलत है। यहां? इसी घर में? हाँ। हमारे हवाले कर, बांट लेते हैं। तू भी उस। मेरे को छोड़ना होगा, पंगा नहीं। वो तो छोड़ेंगे ही। माल बता कहाँ रखा है? थाने में तुमने जिस आदमी को पकड़ रखा है उसे भी छोड़ना होगा। चिंता मत कर, एक आध को और भी छोड़ देंगे। अरे अब तो नोट निकाल, कांस्टेबल रंजीत सिंह बेसब्री से बोला। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी ने रंजीत सिंह को घूरा। रंजीत सिंह सकपकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। कहाँ है माल? गोपाल तिवारी ने गोरखा से पूछा। बेड में, पीछे वाले कमरे में। चल। गोरखा उन्हें पीछे के बेडरूम में ले गया। बेड खोला। अगले ही पल ठगा सा खड़ा रह गया। बेड खाली था। जहां 70-80 लाख की दौलत रखी थी वहां अब कुछ नहीं था। कोई ले गया था। तभी गोरखा की निगाह खिड़की पर पड़ी जो कि खुली लग रही थी। यानी कि कोई खोलकर भीतर आया और माल लेकर चलता बना। कहाँ है माल? तब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी का स्वर कानों में पड़ा। गोरखा की सोचें रुकी। माल? मन ही मन गोरखा परेशान होकर बोला। मैंने कब कहा कि माल है? तूने नहीं कहा, एकाएक गोपाल तिवारी भड़क उठा। नहीं। फिर सफेद झूठ, रंजीत सिंह कह उठा। सर जी, ये झूठ बहुत बोलता है। बाहर वालों को बुला, गोपाल तिवारी दांत भींचकर बोला। तलाशी ले यहाँ की, हरामी कहीं का। तीनों पुलिस वालों को भीतर बुलाकर घर की तलाशी ली गई। कुछ न मिला। गोरखा समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मोटी लाखों की रकम कौन ले उड़ा। साला जो भी ले गया मजे कर रहा होगा। गोरखा मन ही मन बल खा रहा था।
पैसा न मिलने की वजह से गोपाल तिवारी गुस्से से भर उठा। तूने हमसे झूठ क्यों बोला? गोपाल तिवारी गुर्राया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा यहाँ पर हो और हमारे आने से पहले कोई ले गया हो? रंजीत सिंह गोरखा को देखते गंभीर स्वर में कह उठा। तब तो मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है। तभी गोपाल तिवारी का हाथ घूमा और गोरखे के चेहरे पर पड़ा। गोरखा लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। बोल, क्या चक्कर है माल का? गोपाल तिवारी शब्दों को चबाकर बोला। गोरखा अपना गाल मसलता हुआ गोपाल तिवारी को देखने लगा। सर जी, आपको घूर रहा है? गोपाल तिवारी का हाथ पुनः उठने लगा कि रंजीत सिंह ने टोका। सर जी, यहाँ नहीं, थाने में। यहाँ ठोकना ठीक नहीं। गोपाल तिवारी ने हाथ नीचे कर लिया। चेहरे पर गुस्सा दहक रहा था। ठीक कहा तूने, वहीं चलकर इसे पतला करते हैं। गोरखा को लग रहा था कि जैसे गोपाल तिवारी के रूप में नई मुसीबत अपने पीछे लगा ली हो। साथ ही उसे चिंता हो रही थी कि लाखों की रकम ले कौन गया। अगला दृश्य। गोरखा की जबरदस्त ठुकाई। गोरखा की जबरदस्त ठुकाई हुई। गोपाल तिवारी और रंजीत सिंह ने तबीयत से मारा उसे और सवाल एक ही पूछते रहे कि वो 70-80 लाख कहाँ है जिसकी बात उसने की थी। बेचारा गोरखा इस बात का क्या जवाब देता? मार खाता रहा। वो दोनों थक गए। सर जी, ये तो बहुत पहुंचा हुआ बदमाश लगता है। गोपाल तिवारी दांत भींचे नीचे पड़े गोरखा को देखता रहा। कल इसे कोर्ट में पेश करना है, रंजीत सिंह कह उठा। साले को कल दबा के यहीं रख, गोपाल तिवारी ने शब्दों को चबाकर बोला। परसों कोर्ट में पेश करेंगे। मुझे लगता है कि इसने कहीं और पैसा दबा कर रखा है। और वो इसके गैंग का दूसरा आदमी जो लॉकअप में? दोनों को एक ही दिन कोर्ट में पेश करेंगे। बगल वाले को कल पेश किया तो साला कोर्ट में बोल देगा कि एक को हमने कोर्ट में पेश नहीं किया, लॉकअप में बंद कर रखा है। हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। रंजीत सिंह के चेहरे पर सोच के भाव आ ठहरे। वो बोला, सर जी, दूसरे वाले से हमने पूछताछ नहीं की, शायद वो मुंह खोल दे। तू बात कर, फायदा दिखे तो मुझे बुला लेना। अगला दृश्य। कांस्टेबल रंजीत सिंह जगमोहन के पास लॉकअप में पहुंचा। जगमोहन ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा। ठोक दिया उसे? जगमोहन बोला। हाँ। रंजीत सिंह ने शराफत से सिर हिलाया, जगमोहन को देखते हुए। आवाजें आ रही थी मुझे। जरूर आ रही होंगी, रंजीत सिंह ने पुनः सिर हिलाया। अब क्या हाल है उसका? होश में तो है लेकिन ठुकी हालत में है। वो तो होगा ही, जगमोहन ने गहरी सांस ली। बेचारा शरीफ आदमी है। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? रंजीत सिंह पास बने पत्थर के छोटे से चबूतरे पर बैठता बोला। ख्याल? तो मुझे शरीफ बंदा लगता है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि मैं शरीफ। उसने बोला कि वो मिलिट्री का रिटायर्ड कैप्टन है, तभी तो ऊपर से वहां पहुंचा और तूने भी यही कहा। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। कैसे जानता है तू इसे? एक बार सड़क पर ही पहचान हो गई थी। और ड्रामा मत कर, गैंग के बारे में बता। कौन सा गैंग है तुम्हारा? गैंग? आंखें मत फाड़, साफ साफ बता। सच बोलेगा तो तेरे को बचा ले जाऊंगा। कोई गैंग नहीं है मेरा, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। फालतू का मत बोल। जो चाय पानी लेना है वो ले और मुझे जाने दे। काम खा का झगड़ा मत बढ़ा। खतरनाक गैंग लगता है तेरा, रंजीत सिंह धमकी भरे स्वर में कह उठा। तुम लोगों के पास नोट भी हैं? वो हमें अपने घर लेकर गया। रास्ते में कहने लगा कि उसके पास 70-80 लाख रुपए है। वो पैसा बांट लेते हैं, उसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब राजी हो गए। घर में पहुंचा तो वहां कुछ नहीं मिला, तो कहने लगा कि वो मजाक कर रहा था, इसलिए वो।
कुछ नहीं मिला? जगमोहन के होठों से निकला। क्या मिलना चाहिए था? 60-70 लाख तो उसके पास था ही। तेरे को भी पता है? रंजीत सिंह के होठों से निकला। क्यों नहीं पता होगा? मैंने ही तो दिया था उसे। इतना पैसा उसे दे दिया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया था तुम्हारा? जगमोहन ने रंजीत सिंह के उखड़े चेहरे को देखा। एक बात कहूं? जगमोहन धीमे स्वर में बोला। बोल। यूं मार धाड़ से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। तो पहले हमसे दोस्ती कर, सेवा कर, प्यार से बात कर, हमें यहां से बाहर निकाल, उसके बाद ही कुछ मिलेगा। कुछ कितना? तेरा पेट भरने के लिए वो बहुत कुछ होगा। रंजीत सिंह के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। प्यार में बहुत ताकत होती है। जगमोहन ने उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर कहा। हम्म। धोखा तो नहीं देगा? क्या बात करता है यार? जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। बता, मैं क्या करूं? मुझे फोन करने दे। कैसे कराएगा मेरी बात? किससे करनी है? तू फोन करा, बीच में हाथ क्यों डालता है? रंजीत सिंह ने जेब से छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया। कीमती है? जगमोहन ने फोन लेते हुए बोला। किसका है? तेरे जैसे किसी मेहरबान का है। जगमोहन ने बिना पल गवाए देवराज चौहान का नंबर मिलाया। बात हो गई। अगला दृश्य। 1 घंटे बाद ही देवराज चौहान पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। उसने फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ और आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा रखा था। कंधे पर ऐसा थैला लटका रखा था जैसे घर से सब्जी लेने निकला हो। शरीर पर सादे से कपड़े थे, जैसे काफी मेहनत के बाद घर की रोजी रोटी का इंतजाम कर पाता हो। जगमोहन ने उसे सारा मामला बता दिया था। वहां पर उसने सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी को पूछा तो एक पुलिस वाला उसे पीछे के कमरे में बैठे गोपाल तिवारी के पास छोड़ गया। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी फोन पर किसी से धीमे स्वर में बातें कर रहा था। देवराज चौहान खरगोश की भांति हाथ बांधे टेबल के इस तरफ खड़ा रहा। वो बातें करता रहा। 10 मिनट बीत जाने के बाद उसने देवराज चौहान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठ गया। आंखों पर चढ़ा चश्मा ठीक किया। गोपाल तिवारी की धीमे स्वर में फोन पर बातें होती रही। आधा घंटे से ऊपर का वक्त हो गया। देवराज चौहान खरगोश की तरह बैठा रहा। तभी हवलदार रंजीत सिंह ने भीतर प्रवेश किया। फोन पर बात करते करते गोपाल तिवारी ने रंजीत सिंह से कहा, इनसे बात कर लो। कहकर गोपाल तिवारी पुनः फोन पर व्यस्त हो गया। आप मेरे साथ आइए। रंजीत सिंह देवराज चौहान को कमरे से बाहर ले आया। कहिए, क्या करना है आपने? मैंने कुछ नहीं करना। देवराज चौहान हाथ जोड़कर बोला। यहाँ के लॉकअप में मेरा भाई बंद है। वो भाई? कौन है वो? उसने मुझे किसी के मोबाइल से फोन से बात कराई थी, तभी मैं। वो जो गोरखा की पहचान वाला है? हाँ, वही। समझा। तो आप भी उसी के गैंग से हैं? क्या बात करते हैं साहब जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ। सब्जी लेने जा रहा था कि फोन आ गया। देवराज चौहान ने ढीला स्वर करके कहा। जिस गोरखा की बात आप कर रहे हैं उसे कभी कभी दौरा पड़ता है। उस दौरे में उसे नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। उसे 5-7 दिन अस्पताल में रहता है, तब ठीक होता है। ओह, समझा। रंजीत सिंह ने गर्दन हिलाई। तभी वो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। देवराज चौहान ने गर्दन हिलाई। अब? रंजीत सिंह ने प्रश्न भरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। वो दोनों बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ दो।
ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तो अच्छे खासे नोट देने को कह रहा था। तभी मैंने उसे अपना मोबाइल तभी मैंने उसे अपने मोबाइल से फ़ोन करने दिया। 1000-2000 तो मैं ही दे दूंगा। 1000-2000? क्या बात करते हो? इतना लेकर मैंने मुंह काला करा। 1000-2000? क्या बात करते हो? इतना लेकर मैंने मुंह काला कराना है क्या? उन दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो मेरे से मांगते रहते हैं। ऐसा? तभी तो कह रहा हूं कि 1000-2000 ये तो बहुत कम है। 3 ले लेना, इससे ज्यादा तो दे नहीं सकता। हवलदार रंजीत सिंह के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर कह उठा, आओ इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेते हैं। रंजीत सिंह देवराज चौहान के साथ वापस सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी के पास पहुंचा। गोपाल तिवारी अभी भी फोन पर बातें करने में व्यस्त था। आवाज धीमी थी उसकी, जैसे वो किसी खास मसले पर किसी से बात कर रहा हो। बात करते हुए गोपाल तिवारी ने इशारे से पूछा कि क्या बात है। सर जी, गोरखा पागल है, दौरा पड़ता है उसे। उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इन दोनों को छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये दूसरे वाले का भाई है और सिर्फ 2-3 हजार ही दे रहा है। बात करते हुए गोपाल तिवारी ने इशारे से कहा कि दोनों को छोड़ दें। सर जी? रंजीत सिंह की आवाज में खींच के भाव आ गए थे। सिर्फ 3 हजार ही दे रहा है। गोपाल तिवारी ने इशारे से कहा कि ठीक है। रंजीत सिंह के चेहरे पर झल्लाहट स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो पुनः कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ते हुए हौले से दबाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब व्यस्त हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? चलो, बात तो हो गई है। रंजीत सिंह खराब मन से देवराज चौहान के साथ बाहर निकला। देवराज चौहान ने उसे जेब से 5 हजार निकाल कर दिया। 5? रंजीत सिंह के होठों से निकला। 2 तुम्हारे, किसी को नहीं बताऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, उन्हें लॉकअप से बाहर निकाल देता हूं, रंजीत सिंह अनमने मन से बोला। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में छूट रहे हैं वो दोनों। इंस्पेक्टर साहब का दिमाग खराब हो गया है जो 3 हजार में। उन्हें इस वक्त 3 हजार की ही जरूरत होगी, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन और गोरखा को रंजीत सिंह ने बाहर निकाला। गोरखा की हालत खस्ता थी। देवराज चौहान दोनों को लिए बाहर की तरफ जाने लगा तो रंजीत सिंह ने टोका, ठहरो, पहले इंस्पेक्टर साहब के सामने चलो, उनसे एक बार फाइनल हाँ ले लूं। फाइनल हाँ हो चुकी है, देवराज चौहान बोला। नहीं, अभी होनी है। मुझे तो हैरानी है कि सिर्फ 3 हजार में इंस्पेक्टर साहब कैसे तैयार हो गए। ये बात उनकी आदत में है नहीं। क्यों फालतू के चक्कर में पड़ता है, जगमोहन ने कहना चाहा। रंजीत सिंह ने घूरा जगमोहन को। दोबारा कुछ बोला तो बंद कर दूंगा। जगमोहन चुप ही रहा। रंजीत सिंह उन तीनों को लेकर फिर से सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी के पास पहुंचा। तो गोपाल तिवारी अभी भी फोन पर ही बात कर रहा था। सर जी, छोड़ रहा हूं इन दोनों को, गोपाल तिवारी ने हाथ के इशारे से कहा कि छोड़ दे। सोच लीजिए, सिर्फ 3 हजार में सर, गोपाल तिवारी ने हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहा। रंजीत सिंह ने गहरी सांस ली और उन तीनों के साथ बाहर निकल गया। कुछ ही पलों बाद देवराज चौहान, जगमोहन और गोरखा पुलिस स्टेशन से बाहर थे। अगला दृश्य। गोरखा का शरीर पुलिस वालों की टुकाई से जगह जगह से दर्द कर रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन उसे उसके घर पर छोड़ गए थे। गोरखा ने 3 दिन तक आराम किया। पहले से तबीयत बेहतर हो गई थी। चेहरे पर 1-2 चोटों के निशान ही बचे थे। इन 3 दिनों में पड़ोस में रहने वाले सानी साहब ने उसका ख्याल रखा। खाना पीना वो अपने घर से लाते रहे और दोनों ने वक्त बिताने के लिए ताश भी खूब खेली। गोरखा ने सानी साहब को यही बताया था कि कुछ बदमाशों ने उसे लूटने के इरादे से घेर लिया और उसे मारा। इसके अलावा सानी साहब ने कुछ न पूछा। हर बीतते दिन के साथ गोरखा की परेशानी बढ़ रही थी।
बेड में रखा लाखों रुपया और हीरे जवाहरात कौन ले गया? उस दिन सुबह जब घर से बाहर निकला था तो जाते वक्त देखा था कि सब कुछ बेड के भीतर सलामत पड़ा है। लेकिन दोपहर बाद जब पुलिस वालों के साथ भीतर आया तो कुछ भी यहाँ नहीं था। पीछे की खिड़की खुली हुई थी। लाखों रुपए की दौलत कोई ले गया था। क्या कोई चोर ले गया या पहचान वाला? साहनी साहब, गोरखा बोला, क्या आपने 3-4 दिन पहले किसी को पीछे की खिड़की की तरफ से मेरे घर के भीतर प्रवेश करते देखा था? क्या बात करते हो गोरखा साहब? देखा होता तो पकड़ ना लेता। किसी को मेरे घर के आसपास मंडराते देखा हो? मैंने तो नहीं देखा। सानी साहब ने हाथ में थाम रखी ताश के पत्तों को एक तरफ रखा। लेकिन बात क्या है? घर में कुछ कीमती सामान था, वो अब नहीं है। पीछे की खिड़की टूटी हुई है। ओह, फिर तो तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए। रहने दो, पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं। सोच लीजिए, हो सकता है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया हो, उससे माल भी बरामद हो गया हो और उन्हें यह ना पता चल रहा हो कि माल किसका है। ऐसे में आपको पुलिस को। गोरखा का बुरा हाल था कि इतनी बड़ी रकम कौन ले गया। देवराज चौहान ने डकैती की रकम में से उसे कुछ दौलत दी थी। किसी को बता भी नहीं सकता था कि कहाँ से उसे वो लाखों की दौलत मिली थी। बात निकली तो वही फंस जाएगा। आप कुछ परेशान हैं गोरखा साहब? रानी साहब ने उसे खामोश देखकर पूछा। पास रखी दौलत खो जाए तो परेशानी आ ही जाती है। रानी साहब उठते हुए बोले, मैं जरा घर जाकर देखता हूं कि क्या बनाए खाने को। और साहनी साहब घर बाहर निकल गए। गोरखा के ध्यान सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी पर गया कि उसने उसे खामखा ही नहीं पकड़ा, बल्कि अच्छी खासी मार भी मारी, बंद रखा उसे। गोरखा का गुस्सा उसके सिर पर पहुंच गया कि गोपाल तिवारी की बुरी हालत कर देगा। लेकिन वो पुलिस वाला था। उसके हाथ पांव इस तरह तोड़ने होंगे कि उसे पता न चले कि ये सब किसने किया। लाखों की दौलत हाथ से निकल जाने का गुस्सा किसी पर तो गोरखा ने उतारना ही था। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी ही उसे इस वक्त उस गुस्से का बकरा दिखा। तभी साहनी साहब ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, आज तो कुछ भी नहीं बना घर में। मेरा भी मन नहीं है खाने का, गोरखा उठते हुए बोला। मुझे किसी खास काम के लिए बाहर जाना है। ताश का खेल तो पूरा कर लो। साहनी साहब ने पत्तों को देखा। आकर देखूंगा। गोरखा के मन में सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। अगला दृश्य। गोरखा पुलिस स्टेशन के बाहर ही छाया वाली जगह में पहुंचकर खड़ा हो गया। भीतर जाना ठीक नहीं था। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी ने देख लिया है तो पकड़कर फिर बिठा लेगा। गोरखा मन ही मन सुलगा हुआ था कि गोपाल तिवारी ने पकड़कर उसकी खामखा ठुकाई की और उधर से उसकी लाखों की दौलत को उठा ले गया। ऐसे में गोरखा अपना सारा गुस्सा सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी पर निकाल देना चाहता था। 2 घंटे बीत गए। शाम के 5 बज रहे थे, परंतु अभी तक गोपाल तिवारी बाहर भीतर आता जाता नजर न आया। 1 घंटा और बीत गया। गोरखा ने मन ही मन फैसला किया कि गोपाल तिवारी के बारे में खुद ही पूछताछ करेगा कि वो किधर मिलेगा। इसके साथ ही वो पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। पुलिस वाले और अन्य लोग आ जा रहे थे। रास्ता समाप्त होने पर भीतर प्रवेश करने वाला दरवाजा नजर आ रहा था। गोरखा को लगा कि उसका इस तरह थाने में पहुंचकर गोपाल तिवारी के बारे में पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। गोरखा पलटकर बाहर आ गया। सामने ही चाय वाला था। गोरखा देख चुका था कि वहीं से चाय थाने में भेजी जा रही थी। 2-3 छोकरे चाय ले जाने का काम कर रहे थे। गोरखा चाय वाले के पास पहुंचा। पेड़ की छाया के नीचे उसने तिरपाल बांध रखी थी और बैठने के लिए इधर उधर पड़े बिजली के सीमेंट के खंभों को फुटपाथ पर ईंटें लगाकर बेंच का रूप दे रखा था। गोरखा वहीं बैठा और 50 वर्षीय चाय वाले व्यक्ति को चाय के लिए बोला। वहां और भी लोग थे, परंतु सब अपनी बातों में व्यस्त थे। उनमें से अधिकतर लोग थाने में ही आए हुए थे। गोरखा को चाय मिली तो एक घूंट भरकर बोला,
कब से यहाँ चाय बेच रहे हो? चाय वाले ने गोरखा को देखा फिर कह उठा, 15 साल का था जब गांव से आया था, अब 50 का हो गया हूँ। वाह भैया, थाने के सामने बहुत लंबा वक्त बिता लिया। पुलिस वालों से पट जाती है? गोरखा मुस्कुराया। बढ़िया से। चाय वाले के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मेरे बिना तो पुलिस वालों का काम भी नहीं चलता। वो कैसे? गोरखा ने सिर आगे करके धीमे से पूछा। बातचीत भीतर होती है और सामान मेरे पास पहुंच जाता है। समझा। फिर तो सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी को भी जानते होंगे? बहुत अच्छी तरह। मैं तिवारी साहब को ही ढूंढ रहा था, वो थाने में है नहीं। जरूरी काम था। किधर मिलेंगे? चाय वाला अपना काम करता रहा, करता करता कह उठा। 2-3 दिन से तिवारी साहब दिखे नहीं। फिर उसने अपने छोकरे को बुलाया। तिवारी साहब को देखा है? नहीं, वो तो कल से ही नहीं आ रहे, छोकरे ने कहा। चाय वाले ने गोरखा को देखा। तिवारी साहब नहीं आ रहे? यार बहुत जरूरी है तिवारी साहब से मिलना, उन्होंने बुलाया था, जरूरी काम था। गोरखा ने मक्खन लगाने वाले स्वर में कहा। एक तो शायद तेरे को पता हो कि तिवारी साहब कहाँ मिल पाएंगे। सच में बहुत जरूरी काम है। चाय वाले ने छोकरे को बुलाया। तिवारी साहब के बारे में पता तो कर थाने से, चाय वाले ने कहा। छोकरा सड़क पार करता थाने की तरफ बढ़ गया। गोरखा चाय पीता रहा। 10 मिनट बाद छोकरा आया। इस दौरान चाय वाला अपने कामों में व्यस्त रहा। 2-3 दिन से तो तिवारी साहब नहीं आ रहे, छोकरे ने बताया। ये सुनते ही गोरखा चाय वाले से कह उठा। यार तेरे को पता तो होगा कि तिवारी साहब कहाँ मिलेंगे, बस 2 मिनट का काम है। परेशान मत करना तिवारी साहब को, चाय वाला बोला, नहीं तो वो मेरे को गुस्सा करेंगे। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बात करने में, तिवारी साहब का ही फायदा है उस बात में। चाय वाले ने पास ही रखी पेटी का ढक्कन उठाया और बीच में हाथ डालकर एक कॉपी निकाली और कॉपी के पन्ने खोलकर एक पेज पर हाथ रखता हुआ बोला, ये तिवारी साहब के घर का पता है, शायद वो घर पर हो। गोरखा ने फौरन कॉपी पर लिखा सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी का घर का नंबर नोट किया। अगला दृश्य। बहुत शानदार जगह फ्लैट था सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी का। शाम हो चुकी थी जब गोरखा वहां पहुंचा। दूसरी मंजिल पर उसका फ्लैट था। वहां पर दाएं बाएं और भी फ्लैट थे। गोरखा ने कॉल बेल बजाई। मन ही मन तय कर चुका था कि दरवाजा खोलकर गोपाल तिवारी बाहर निकलेगा तो उसे भीतर ही घसीट लेगा, तभी ठुकाई करेगा। जितनी उसकी ठुकाई की उसने, उससे कहीं ज्यादा। गोरखा का गुस्सा पहले से ज्यादा भड़क उठा था। परंतु दूसरी बार भी बेल बजाने पर दरवाजा नहीं खुला, यानी कि वो भीतर नहीं था। अभी तक वहां कोई अन्य व्यक्ति नजर नहीं आया था। 2 पल की सोच के बाद गोरखा ने जूतों में फंसी पतली सी तार निकाली और उसे की होल में फंसाकर लॉक खोलने की चेष्टा की। चंद क्षणों में ही दरवाजा खुल गया। गोरखा ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। बढ़िया फ्लैट था भीतर से। लंबा चौड़ा ड्राइंग रूम अच्छी और कीमती चीजों से सजा रखा था। 3 बेडरूम थे, वो भी बहुत बढ़िया थे। जरूरत का हर कीमती सामान वहां मौजूद था। किसी सब इंस्पेक्टर का इतना शानदार घर होना संभव नहीं था। इस नौकरी से इतना बढ़िया घर नहीं बनाया जा सकता था। या तो उसे पीछे से जायदाद मिली थी या फिर कमाई का कोई दूसरा साधन था। गोरखा यूं ही इधर उधर नजरें घुमाता रहा, फिर जाने क्या मन में आया कि फ्लैट की तलाशी लेने लगा। 2 घंटे बीत गए। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे जब एक बेडरूम की अलमारी से मिलने वाले कागजों में उलझ गया। वो कागज चाइनीज और अंग्रेजी भाषा में थे। गोरखा को चाइनीज भाषा नहीं आती थी। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि तभी उन कागजों के पुलंदों में से कुछ तस्वीरें निकली। तस्वीरों पर निगाह पड़ते ही वो चिंक उठा। तस्वीर में चीनी खुफिया विभाग का खतरनाक एजेंट तान ली नजर आ रहा था और उसके साथ गले में बाहें डाले याराना अंदाज में सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी खड़ा था। आंखें फाड़े गोरखा उन तस्वीरों को देखता रहा।
गोपाल तिवारी का संबंध चीनी खुफिया विभाग के खतरनाक एजेंट तानली से? ये बात भारी खतरे की तरफ इशारा करती थी। गोरखा ने खुद को संभाला और पुनः तस्वीर को देखा। गोपाल तिवारी की तस्वीर ये पुरानी न थी। तानली के साथ गोपाल तिवारी का क्या वास्ता हो सकता है? गोरखा का वास्ता दो बार तानली से पड़ चुका था। एक बार बर्मा में, दूसरी बार तिब्बत में। दोनों बार गोरखा मिलिट्री की तरफ से तब गुप्त मिशन पर था। तिब्बत में तो तानली के साथ बहुत ही अच्छी तरह से उसने मौत का खेल खेला था। तानली और उसके साथियों ने फौजियों को उसके ग्रुप के 4 फौजियों को खत्म कर डाला था। तब गोरखा ही था जिसने तानली का डटकर मुकाबला किया, उसके सारे साथियों को खत्म किया। हालात ये हो गए थे कि तब तानली को उसके हाथों से बचकर निकलना पड़ा था। गोरखा तानली के बारे में बखूबी जानता था। तानली हमेशा भारत के खुफिया राज हासिल करने में लगा रहता था। बिना मतलब वो किसी से दोस्ती नहीं करता था। अगर उसने सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी से दोस्ती की तो इसके पीछे कोई खास वजह होगी। क्या गोपाल तिवारी गद्दार है? क्या किसी तरह गोपाल तिवारी देश के खुफिया राज तानली को पहुंचा रहा है? गोपाल तिवारी विदेशी एजेंट तो नहीं बन गया? ढेरों सवाल गोरखा के मस्तिष्क में उठने लगे। फिर गोरखा ने वहां से मिले कागजों को एक लिफाफे में डाला और पास ही के बाजार से उनकी फोटोकॉपी कराकर वापस रख दिया अलमारी में। तानली और गोपाल तिवारी के एक साथ वाली तस्वीर तानली और गोपाल तिवारी की एक साथ वाली तस्वीर साथ ले ली। बाकी तस्वीरें भी वहीं रख दी। गोरखा नहीं चाहता था कि गोपाल तिवारी को शक हो कि कोई उसके फ्लैट में आया और उससे तलाशी ली। इससे गोपाल तिवारी सतर्क हो सकता था। गोरखा के मस्तिष्क से गोपाल तिवारी द्वारा की गई ठुकाई और घर से गायब हुए लाखों रुपए निकल चुके थे। उसकी सोचों में सिर्फ तानली ही घूम रहा था। गोपाल तिवारी और तानली की तस्वीर घूम रही थी। बेशक उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया था, यह जुदा बात थी। उसमें उसकी भी भारी गलती थी कि अपने ऑफिसर्स की बात ना मानकर उसने काम के एक दुश्मन को शूट कर दिया था। ये सब बातें उसकी व्यक्तिगत बातें थी और तानली का हिंदुस्तान की नज़र में आना अलग बात थी। और तानली का हिंदुस्तान में नजर आना अलग बात थी। तानली चीन का जासूस था और हर वक्त हिंदुस्तान की खुफिया बातों को जानने की चेष्टा में लगा रहता था। ऐसे जासूस दिमक की तरह देश को खोखला करते रहते हैं। इससे पहले कि गोरखा वहां से बाहर निकलता, फोन की घंटी बजने लगी। गोरखा ठिठका, फोन को देखने लगा। फोटोकॉपी किए कागजों को उसने जेब में रख लिया और बेल 3-4 बार बजकर बंद हो गई। गोरखा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फोन बेल पुनः बजने लगी। गोरखा ठिठका, फिर पलटकर फोन की तरफ बढ़ आया। फोन बज रहा था। हेलो। गोरखा ने सावधानी भरे अंदाज में रिसीवर उठाकर भारी सी आवाज से कहा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मर्दाना स्वर कानों में पड़ा। गला खराब। नवजीवन होटल के 42 नंबर कमरे में पहुंचकर बात करो। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। गोरखा रिसीवर थामे खड़ा रहा। नवजीवन होटल, 42 नंबर कमरा, बात कर लो वहां पहुंचकर। गोरखा को यह सब अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि गोपाल तिवारी वो नहीं है जो दिखता है। वो खास है, कुछ किसी खास ही मामले में उलझा हुआ है। गोरखा ने अपने शरीर में वो तनाव महसूस किया जो कि सिर्फ तब होता था जब उसे मालूम हो जाता था कि जल्दी ही वो किसी खतरनाक मामले में टांग फंसाने जा रहा है। गोरखा गोपाल तिवारी के फ्लैट से बाहर निकला और दरवाजे को उसी पतली सी तार के दम पर लॉक किया और बाहर आ गया। चेहरे पर गंभीरता आ चुकी थी। लंबी सोच के बाद गोरखा ने जेब से मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया। बेल होने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। हेलो। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। मैं गोरखा बोल रहा हूँ। क्या तुम जगमोहन को मेरी बताई जगह भेज सकते हो? खास बात है। जगमोहन बनारस में है। ओह, क्या तुम आ सकते हो? दो पलों के लिए लाइन पर खामोशी रही, फिर देवराज चौहान की आवाज सुनाई दी। बात क्या है? बेहद खास। मैं तुम्हें कुछ कागज देना चाहता हूँ। चाइनीज भाषा में है वो। तुम किसी से पता करके बता सकते हो कि उनमें क्या लिखा है। मैं वो कागज हर किसी को नहीं दिखा सकता।
चाइनीज भाषा मुझे आती है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम कहाँ मिलोगे? मैं आता हूँ। गोरखा ने पता बताया। 35 मिनट में देवराज चौहान उसके पास था। अगला दृश्य। अब बोलो क्या बात है? देवराज चौहान गोरखा के पास पहुंचते ही बोला। रात के 9:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। मेरे ख्याल में गलती से मैंने ऐसे मामले में हाथ डाल दिया है जो दो देश विरोधी बातों से वास्ता रखता है, गोरखा ने कहा और सारी बात देवराज चौहान को बता दी। देवराज चौहान गंभीरता से उसकी बात को सुनता रहा। तुम इन कागजों को ले जाओ, इन्हें पढ़कर समझो कि ये क्या है। मेरे ख्याल में ये कुछ खास है। तब तक मैं नवजीवन होटल के 42 नंबर कमरे में जाकर देखता हूँ कि वहां तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। गोरखा के चेहरे पर सख्ती से जहरीली मुस्कान आ गई। पुलिस स्टेशन की बात दूसरी थी। मैं वहां कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था। ऐसे खतरों से खेलना मेरे लिए मामूली बात है। शायद तुम देख भी चुके हो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। कहा कुछ नहीं। तुम कब तक इन कागजों को देख लोगे? गोरखा ने पूछा। मुझे जल्दी है। मैं जान लेना चाहता हूं कि ये कागज हैं क्या, क्योंकि मुझे शक है कि ये मामला चीनी जासूस तानली से वास्ता रखता है। तुम अपने काम से फुर्सत पाकर मुझे फोन कर लेना, देवराज चौहान ने कहा। तब तक मैं कागजों को देख चुका हूँगा। तुम आधी रात को भी फोन कर सकते हो। ये बात तुमने बढ़िया कही, गोरखा मुस्कुराया। जल्दी ही तुम्हें फोन करूंगा। चलता हूं। कहकर गोरखा पलटा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान वही खड़ा गोरखा को जाते देखता रहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। उसे देखते ही देखते गोरखा अंधेरे में गुम होता निगाहों से ओझल हो गया। अगला दृश्य। गोरखा नवजीवन होटल पहुंचा। नवजीवन होटल 3 स्टार था और इज्जतदार होटलों में उसकी गिनती होती थी। गोरखा ने जब भीतर प्रवेश किया तो रात के 10 से ऊपर का वक्त हो चुका था। होटल में रंगीनियां अपनी जवानी पर थी। बेहद हसीन चेहरे तेज रोशनी में चमकते आ जा रहे थे। कोई अकेला था तो कोई जोड़ों में। किसी को किसी की परवाह न हो जैसे। शानदार लॉबी में भी 3-4 जोड़े बैठे थे और कुछ लोग किसी के इंतजार में अकेले बैठे थे। मध्यम सा मीठा शोर हो रहा था। अंग्रेजी गानों की गुदगुदी धुन धीमे स्वर में कानों में पड़ रही थी। गोरखा ने रिसेप्शन पर नजर मारी। वहां 2 परियों जैसी खूबसूरत युवतियां एक युवक मौजूद था, जो कि 2 अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। गोरखा वहां रुका नहीं और सामने नजर आ रही लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। वो जानता था कि गोपाल तिवारी के फ्लैट में जो फोन आया वो जानता था कि गोपाल तिवारी के फ्लैट में जो फोन आया, फोन करने वाले ने उसे गोपाल तिवारी समझकर नवजीवन होटल पहुंच जाने को कहा था। वो जानता था कि इस तरह 42 नंबर कमरे में पहुंचना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन खतरा उठाना भी जरूरी था। तभी तो पता चलेगा कि गोपाल तिवारी जैसा मामूली सा सब इंस्पेक्टर चीन के खतरनाक जासूस तानली के साथ क्यों संबंध बनाए हुए है। शायद ये बात अभी ना पता चले। जाने क्या मामला है और क्या हो रहा है यहाँ 42 नंबर कमरे में। गोरखा लिफ्ट में प्रवेश कर गया। चौथी मंजिल पर पहुंचा। 42 नंबर कमरा तलाश करने में उसे देर न लगी। गोरखा ने जेब में मौजूद रिवॉल्वर टटोली और हौले से दरवाजा थपथपाया। आ जाओ। युवती का धीमा सा स्वर कानों में पड़ा। गोरखा ने हैंडल दबाकर दरवाजा खोला तो वो खुलता ही चला गया। गोरखा ने भीतर प्रवेश किया। ठिठका। होटल का ये सजा सजाया खूबसूरत कमरा था। गोरखा की निगाह हर तरफ घूमी तो वो उसे कुर्सी पर बैठी युवती नजर आई। 28-30 की उम्र की खूबसूरत युवती थी वो। चीनी मूल की लग रही थी। कसा हुआ टॉप और घुटनों को ढांपती हाफ पैंट पहन रखी थी उसने। पतले होठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक थी। गोरा रंग होने की वजह से वो आकर्षक लग रही थी। दोनों कानों की तरफ उसने गोल घूमती हुई चुटिया कर रखी थी। एक निगाह पर देखने में वो 22 बरस से ज्यादा की न लगती।
दोनों की निगाह मिली। गोरखा ने विश्वास भरे अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया। गोपाल तिवारी? युवती ने मध्यम स्वर में पूछा। गोरखा ने सिर हिलाया और शांत भाव से उसकी तरफ बढ़ा। नेपाल के हो? युवती ने पुनः पूछा। गोरखा ने पुनः सिर हिलाया। पास पहुंचकर खाली कुर्सी पर बैठ गया गोरखा। मैं ली हूं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। गोरखा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। ली हूं ने हाथ मिलाया। तानली को तुम पर बहुत भरोसा है, एकाएक वो मुस्कुराकर बोली। गोरखा के पेट में मरोड़ उठी तानली का नाम सुनते ही। जवाब में चेहरे पर पहले मुस्कान उभरी, फिर बोला, जानता हूं। कल तानली हिंदुस्तान पहुंच रहा है। गोरखा के पेट में दूसरा मरोड़ उठा। हमारे पास वक्त कम है। ली हूं एकाएक गंभीर हो गई। तानली एक ऐसी फाइल लेने आ रहा है जो चीन के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें जल्द से जल्द पता करना है कि वो फाइल कहाँ है। गोरखा ने सिगरेट सुलगाई। क्या है उस फाइल में? उस फाइल में चीन और पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा के बारे में फैसले लिए गए हैं कि वहां पर आने वाले वक्त में क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे। ली हूम कह रही थी। चीन को पता चला है कि लेह लद्दाख के पास की सीमा के लिए भी कोई फैसला किया गया है। चीन उधर कोई गोपनीय काम कर रहा है और नहीं चाहता कि उस तरफ भारतीय सुरक्षा बलों की नजर पड़े। ऐसे में चीन पहले ही जान लेना चाहता है कि सीमा के उस तरफ भारतीय मिलिट्री कैसे सुरक्षा इंतजाम करने जा रही है। गोरखा ने कश लिया और बोला, चीन वहां पर क्या कर रहा है? ली हूं ने उसे देखा और कह उठी, तानली का कहना था कि तुम ज्यादा सवाल नहीं पूछते, अपने काम से मतलब रखते हो, नोटों से मतलब रखते हो। मुझसे काम बढ़िया लेना हो तो कुछ बताना ही पड़ता है। गोरखा शांत स्वर में बोला, फिक्र मत करो, मैं चीन के साथ हूं। मैं जो भी करूंगा चीन के भले के लिए करूंगा, क्योंकि चीन मुझे पैसा देता है। दो पलों की चुप्पी के बाद ली हूं बोली, चीन ने वहां सीमा के पास ही जमीन के भीतर बहुत बड़ी गुप्त जगह तैयार की है और वहां पर असला बारूद रखने जा रहा है। उधर सैनिक भी इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? गोरखा के चेहरे पर कोई भाव न आया। यह चीन की भीतरी बात है कि ऐसा करके वो क्या करना चाहता है, ली हूं कह रही थी। चीन असल में यह भी जानने का इच्छुक है कि हिंदुस्तान को उनकी गतिविधियों पर कोई शक तो नहीं हो गया। यह सब उस फाइल से पता चल जाएगा जो। मुझे क्या पता कि वो फाइल कहां पर रखी है, गोरखा कह उठा। गृह मंत्रालय का सचिव है पुनीत नारंग, वो इस फाइल के बारे में सब कुछ जानता है। वो फाइल इंडियन सीक्रेट के नाम से है। अब तुम आसानी से फाइल के बारे में मालूम करके बता सकते हो कि वो कहां पर रखी है। याद रखना, कल दिन में तानली किसी भी वक्त हिंदुस्तान पहुंच सकता है। वो सिर्फ यही फाइल लेने आ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। तानली को उस फाइल के साथ फौरन वापस चीन लौटना। तुम भी चीनी एजेंट हो? गोरखा ने पूछा। क्यों नहीं? ली हूं ने सिर हिलाया। यह बात तो तुम्हें पहले ही समझ जानी चाहिए। मैं तानली के साथ ही खुफिया विभाग में काम करती हूँ। मैं पहले से ही हिंदुस्तान में थी। आज रात ही मुझे चीन चले जाना है। तानली ने तुम्हारा फोन नंबर देकर कहा कि यह बात तुमसे कह दूं। लेकिन फोन तो मुझे किसी आदमी का आया। वो मेरा ही साथी। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति भीतर आया। ली हूं की निगाह उसकी तरफ उठी। गोरखा मनी मन सतर्क हुआ, परंतु पलटकर पीछे न देखा। क्या हो रहा है मैडम ली? बोलने का लहजा स्थानीय ही था। गोपाल तिवारी से बात हो रही है, ली हूं बोली। तुम? ये गोपाल तिवारी नहीं है। क्या? ली हूं चिहुक उठी। गोरखा सतर्क हुआ। ये गोपाल तिवारी ही? ली हूं ने कहना चाहा। नहीं। ली हूं की निगाह गोरखा पर जा टिकी। वो सतर्क थी। कौन हो तुम? ली हूं के स्वर में कठोरता आ गई।
गोरखा ने उसी पल रिवॉल्वर निकाली और रुख लीहू की तरफ कर दिया। लीहू के दांत भिज गए। गोपाल तिवारी ही हूं मैं, गोरखा ने भिजे स्वर में कहा। नहीं, तुम गोपाल तिवारी नहीं हो सकते। होते तो इस तरह मुझ पर रिवॉल्वर ना तानते। चुपचाप बैठी रहो, गोरखा ने खतरनाक स्वर में कहा और उठते हुए पलटा। बंद दरवाजे के पास ही 50 वर्ष का एक व्यक्ति खड़ा था। शक्लो सूरत से वो कोई खास किस्म का दादा टाइप व्यक्ति लग रहा था। कौन हो तुम? वो व्यक्ति कठोर स्वर में गोरखा से बोला। गोपाल तिवारी। तुम जो भी हो बच नहीं सकोगे, वो गुर्राया। गोरखा रिवॉल्वर हिलाकर बोला, अपनी मैडम के पास आकर खड़े हो जाओ। वो दांत भींचे गोरखा को देखे जा रहा था। चंद पलों के लिए गोरखा का ध्यान बट गया। इन्हीं पलों का फायदा उठाया लीहू ने। उसने पास ही पड़ी वो कुर्सी उठाई जिस पर गोरखा बैठा था और गोरखा की तरफ उछाल दी। गोरखा को तब तक गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था। कुर्सी से बचने के लिए वो नीचे झुका, परंतु कुर्सी उसकी पीठ पर लगी। उसके होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। इससे पहले कि वो संभल पाता, लू ही कुर्सी से उछली और गोरखा से जा टकराई। गोरखा लड़खड़ा कर नीचे गिरा। दोनों को शूट करने के इरादे से उसने खुद को संभाला कि तब तक वो व्यक्ति उस पर झपट चुका था। गोरखा की रिवॉल्वर वाली कलाई पर उसने जूता रखकर दबाया। कलाई को आजाद कराने के लिए गोरखा ने भरकस चेष्टा की, परंतु तभी लीहू की ठोकर गोरखा की कोनपट्टी पर पड़ी। गोरखा को अपने आंखों के सामने सफेद काले तारे नाचते महसूस हुए। फिर उसने खुद को गहरी बेहोशी में डूबता महसूस किया और उसके होश गुम होते चले गए। वो व्यक्ति झुका और गोरखा के हाथ में फंसी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। दोनों की निगाह बेहोश गोरखा के चेहरे पर थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा चुका था। तुमने देखा है पहले इसे? लीहू ने पूछा। नहीं, उस व्यक्ति ने इंकार में सिर हिलाया। कौन हो सकता है ये? लीहू के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। मेरे ख्याल में कोई भेदी होगा जो यहां तक पहुंच गया, उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने? लीहू ने उस व्यक्ति को देखा। गोपाल तिवारी को ही यहां पहुंचने को कहा था? उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। खामोशी उभरी उनके बीच। मैंने जल्दबाजी कर दी गोपाल तिवारी को मैसेज देने में, वो व्यक्ति धीमे स्वर में कह उठा। क्या मतलब? लीहू के माथे पर बल उभरे। मैंने गोपाल तिवारी को फोन किया, रिसीवर उठाते ही मैंने यहां पहुंचने का मैसेज दे दिया। मेरे ख्याल में तब वहां फोन पर गोपाल तिवारी नहीं, यही था। यानी कि सारी गलती तुम्हारी तरफ से हुई है? लगता तो ऐसा ही है, वो व्यक्ति दबे स्वर में बोला। लीहू की निगाह बेहोश गोरखा पर जा टिकी। कौन हो सकता है ये जो कि? तभी दरवाजा खुला और देवराज चौहान ने भीतर कदम रखा। उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ ही था। देवराज चौहान के हाव भाव से लग रहा था कि वो गोली चला देगा। हिलना मत वरना। देवराज चौहान ने भिजे होंठों से एक खतरनाक स्वर निकाला। लीहू और वो व्यक्ति ठगे से खड़े रह गए। रिवॉल्वर अभी भी उस व्यक्ति के हाथ में दबी हुई थी, परंतु वो जानता था कि अगर उसने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाकर गोली चलाने की कोशिश की, तब तक सामने वाला व्यक्ति 4 गोलियां उस पर चला चुका होगा। कौन हो तुम? लीहू ने पूछा। यह मेरा साथी है, देवराज चौहान ने बेहोश गोरखा की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा है तुम कौन हो? यह जानने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने उस व्यक्ति से कहा। रिवॉल्वर फेंक दो ताकि तुम हमें शूट कर दो, वो व्यक्ति कठोर स्वर में बोला। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ अपने साथी को यहां से ले जाना चाहता हूं। देवराज चौहान का लहजा खतरनाक था। उस व्यक्ति ने लीहू को देखा। लीहू ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसने हाथ में दबी रिवॉल्वर लीहू के सहमति में सिर हिलाने पर उसने हाथ में दबी रिवॉल्वर नीचे गिरा दी। देवराज चौहान आगे बढ़ा सावधानी से और नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठाकर कहा, तुम दोनों उस बाथरूम में बंद हो जाओ ताकि मैं अपने साथी को आराम से ले जा सकूं।
देवराज चौहान की बात मानना ही उन दोनों को बेहतर लगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। गोरखा एक बार फिर पिट पिटाएगा। गोरखा का काम पिटने का ही है। बड़ा करामाती बनाया कैरेक्टर, जिसे देखो वो गोरखा को लपेट देता है। चलो खैर, कहानी अच्छी लग रही है। 3 का एंगल है बीच में। अब देखते हैं क्या बनता है। इस बार मुझे लगता नहीं है कि धोखा देगा ये देवराज चौहान को। पैसे वैसे का मामला तो है नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कुछ। चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।